नमस्कार। प्रिंस एजू हब के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के विषय पद परिचय। पद परिचय शब्द में दो शब्द हैं, परिचय और पद। परिचय का मतलब है जानकारी। जानकारी किसकी दी जाए? पद शब्द की। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये पद होता क्या है। स्वतंत्र रूप से लिखा गया शब्द, जैसे हम रमेश लिखते हैं, इसे स्वतंत्र रूप से अकेला लिखा गया है तो इसको हम शब्द कहेंगे। यदि इस शब्द को किसी वाक्य में लिख दिया जाए, जैसे रमेश कल अजमेर जाएगा, तो यहां ये रमेश वाक्य में लिखा है तो इसको हम पद कहेंगे। और अगर अकेला लिखा जाएगा तो ये जो शब्द है वो शब्द ही कहलाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार का होता है कि कोई भी वाक्य हमें दिया जाता है और वाक्य में किसी एक पद को रेखांकित किया जाता है और रेखांकित किए हुए पद का पद परिचय हमें बताना होता है। तो पद परिचय बताते समय हमें ये पहला काम करना है कि जो रेखांकित किया हुआ पद है उसकी पहचान हमें करनी है कि ये रेखांकित पद है क्या। अब है क्या, इससे मतलब ये है कि हमें ये तय करना है कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, इन नामों में से ये क्या है। जैसे पहला नाम है संज्ञा, तो ये रेखांकित पद संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम। तीसरा नाम मैं लिख रहा हूं विशेषण, चौथा क्रिया। ये चार नाम मैंने लिखे, इन चारों नामों में से कुछ होगा। इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अलावा निपात। तो कुल ये 9 नाम लिखे गए हैं। इन 9 नामों के अलावा कोई भी रेखांकित पद है वो इनके अलावा नहीं हो सकता। मतलब अंडरलाइन रेखांकित पद होगा वो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या फिर क्रिया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, और अंत में निपात। जब हमें ये पहचान हो जाती है कि रेखांकित है वो संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो हमें यह तय करना होता है कि निर्धारित कितने बिंदुओं की जानकारी दी जाए। तो यदि संज्ञा है तो हमें 4 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी, सर्वनाम है तो 4 और 5, ये 2 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी। संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये हम विस्तृत रूप से जानेंगे जब सर्वनाम पढ़ेंगे। यदि विशेषण है तो इसमें 5 बिंदुओं की जानकारी हमें देनी होगी, क्रिया में 5 बिंदु, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन 5 बिंदुओं में हमें 2-2 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी। तो इन बिंदुओं की जानकारी देना ही पद परिचय होता है। तो इन बिंदुओं की जानकारी देना बाद की बात है, सबसे पहले ये पहचान करना अनिवार्य है कि ये रेखांकित पद है क्या। अगर हमने पहचान गलत तरीके से कर ली, अंडरलाइन पद है वो संज्ञा हो और हमने उसको क्रिया विशेषण समझ लिया, तो हम उसके पद परिचय में बिंदु लिखेंगे 2 और हमारा उत्तर पूरा गलत होगा। तो हमें पहचान पहले सही तरीके से करना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं संज्ञा की पहचान की, और संज्ञा की पहचान करने के बाद ये 4 बिंदु कौन से हैं वो बताना ही पद परिचय है। तो पहचान के लिए देखो, संज्ञा की बात करें हम, तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
पशु, पक्षी, माह, दिन, गुण, भाव, दशा। मुख्य रूप से अगर इन शब्दों पर हम गौर करें तो ये सारे शब्द होंगे संज्ञा। अब इनमें व्यक्ति शब्द है वो खुद संज्ञा है और व्यक्तियों के नाम भी संज्ञा होंगे। ऐसे ही वस्तु शब्द संज्ञा है और वस्तु का नाम भी संज्ञा होगा। ऐसे स्थान में भी यही है, स्थान शब्द खुद नाउन होगा और स्थानों के नाम भी, जैसे कहा जाए कि यह स्थान सुंदर है तो स्थान शब्द संज्ञा है और स्थान का नाम आ जाए, कोई शहर का नाम हो तो वो भी संज्ञा होगा। ऐसे ही पशु, पक्षी, माह और दिन ये शब्द भी संज्ञा है और इनसे संबंधित शब्द, मतलब माह की बात करें तो महीना शब्द संज्ञा है और इससे संबंधित अगर जनवरी फरवरी की बात की जाए तो वो भी संज्ञा होगा। दिन शब्द या दिवस शब्द संज्ञा है और इससे संबंधित अगर सोमवार मंगलवार की बात की जाए तो वो भी संज्ञा होगा। अब इनकी बात करते हैं गुण, भाव और दशा। ये तीनों शब्द भी संज्ञा होते हैं। तो थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी अपन इन तीनों की करते हैं, गुण, भाव और दशा की। गुण के मामले में या गुण, भाव, दशा में थोड़ा सा भ्रम रहता है, उस भ्रम को दूर करना जरूरी है। गुण से मतलब है, हम बात करें ईमानदार शब्द व्यक्ति का गुण होता है, चतुर शब्द व्यक्ति का गुण है, होशियार शब्द व्यक्ति का गुण है। तो ये तीनों शब्द गुण हैं और ब्रह्मवश इनको संज्ञा कह दिया जाता है, जो कि गलत होता है। तो ये शब्द संज्ञा नहीं है, ये शब्द विशेषण है। इनसे बनने वाली संज्ञा होगी ईमानदारी, चतुराई, होशियारी। अब सवाल यह है, थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि ईमानदार, ईमानदारी किसको विशेषण माना जाए, किसको संज्ञा कहा जाए। तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि जिस शब्द के आगे हम प्लस नाउन यूज कर सकें, संज्ञा यूज कर सकें, जैसे ईमानदार शब्द है, इसमें हम संज्ञा जोड़ दें कोई भी जो यहां लागू हो, ईमानदार आदमी। चतुर में अगर हम नाउन जोड़ दें कोई आदमी, लड़का, लड़का संज्ञा है। होशियार व्यक्ति हमने संज्ञा लिख दिया। तो संज्ञा लिख देने के बाद दोनों पदों में सेंस आता है, कंप्लीट सेंस मिलता है, ईमानदार आदमी, चतुर लड़का, होशियार व्यक्ति। लेकिन अगर ये नाउन हम इनके बाद में लगाएं, ईमानदारी व्यक्ति, चतुराई व्यक्ति, होशियारी व्यक्ति, सेंस नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये तो होगी संज्ञा और ये होंगे विशेषण। तो ध्यान रखा जाए कि गुण के मामले में संज्ञा शब्द वही होंगे जिनके बाद में आप नाउन यूज नहीं कर सकें। तो ये ध्यान रखना होगा। एक भाव शब्द के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें कि भाव शब्द क्या होता है। भाव से मतलब होता है चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन। हम व्यक्ति का चेहरा देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति उदास है, मायूस है, प्रसन्न है, चिंतित है, दुखी है। अब ये शब्द भाव को शो करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन इनके बाद में हम देखें प्लस नाउन यूज की जा सकती है, कंप्लीट सेंस आ सकता है। उदास आदमी, मायूस आदमी, प्रसन्न आदमी, चिंतित आदमी, दुखी आदमी। तो इसका मतलब है कि जिसके बाद में नाउन लिखी जाए और कंप्लीट सेंस आता है तो वो शब्द हमेशा विशेषण होता है। तो विशेषण की पहचान है कि किसी भी शब्द के बाद में नाउन लिखा जाए और कंप्लीट सेंस आए तो वो शब्द विशेषण होगा। तो हम इनको नाउन नहीं कहेंगे, संज्ञा नहीं कहेंगे। यहां संज्ञा में शामिल है भाव, लेकिन भाव से बनने वाली संज्ञा होगी उदासी, मायूसी, प्रसन्नता, चिंता और दुख। ये शब्द होंगे संज्ञा। तो थोड़ा सा अंतर ये ध्यान में रखना होगा कि ये भाव में हमें विशेषण अलग रखना है और संज्ञा अलग होगी। अब एक शब्द है दशा। तो ये दशा शब्द है, वो भी संज्ञा को दर्शाता है। दशा से मतलब जैसे हमने अभी बात की थी कि भाव चेहरे का भाव होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो दशा शब्द है, उसका मतलब ये है
कि हम व्यक्ति का पूरा शरीर देखें। हमने भाव में केवल चेहरा देखा था और यहां अगर हम बात करें तो पूरा शरीर देखें। पूरा शरीर देखने से पता चलता है कि व्यक्ति कमजोर है, शारीरिक रूप से पतला है, जवान है, बूढ़ा है। ये सारे जो हमने लक्षण देखे वो पूरा शरीर देखने से हमें पता चल रहे हैं। बच्चा है या यूं माने इनको देखते हैं कमजोर शब्द है, ये होगा विशेषण। अब इन सब के बाद में अगर हम बात करें तो प्लस नाउन यूज की जा सकती है। कमजोर आदमी, पतला आदमी, जवान आदमी, बूढ़ा आदमी, मोटा आदमी। अब प्लस नाउन यूज हो रही है और नाउन यूज करने पर कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये विशेषण है। और इसकी संज्ञा बनाने के लिए कमजोरी, पतलापन, जवानी, बुढ़ापा, ये शब्द होंगी संज्ञा। तो संज्ञा के लिए हमने बात की अभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, माह, दिन, गुण, भाव और दशा। इनसे हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा की पहचान कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पद परिचय के 4 बिंदुओं की बारी आती है। और इन 4 बिंदुओं में पहला बिंदु संज्ञा के पद परिचय के बिंदु। कौन से 4 बिंदुओं की जानकारी दी जाए? तो पहला पॉइंट होता है भेद बताना, दूसरा होता है वचन बताना, तीसरा होता है लिंग, चौथा होता है क्रिया से संबंध। ये 4 बिंदुओं की जानकारी देना ही संज्ञा का पद परिचय होता है। तो पहले अगर हम भेद की बात करें तो भेद पहचानने के लिए, संज्ञा पहचानने के लिए हमने शब्द लिखे थे अभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, माह, दिन, गुण, भाव, दशा। ये शब्द हैं, ये पूरे शब्द संज्ञा होते हैं और इनसे रिलेटेड संबंधित शब्द भी संज्ञा होते हैं। तो अब हम इनकी बात करते हैं भेद की। अब इनको कैसे बांटा जाए, कौन कौन सी संज्ञा में किन को शामिल किया जाता है? तो पहले अगर हम बात करें, संज्ञा मूलतः 2 टाइप की होती है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ठोस दिखने वाली संज्ञा शब्द और एक भाववाचक संज्ञा। तो पहले अपन भाववाचक की बात कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो ये जो नाम लिखे हैं अपन बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें हम गुण, भाव और दशा 10 और एक इसमें शब्द हम और जोड़ेंगे हलचल, एक्शन। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए सीधा सा तरीका है कि गुण, भाव, दशा और हलचल, एक्शन। अभी हमने बात की थी गुण, भाव, दशा तीनों की, एक्शन शब्द को हमने नहीं लिखा था, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं हलचल। हलचल से मतलब है, एक शब्द है खेल। खेल जब भी शुरू होता है तो मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट के बिना खेल नहीं होता। एक होता है चाल, हंसी, खुशी, ये शब्द है, इनमें हलचल होती है, मूवमेंट होती है, तो इनको भी एक्शन को शामिल किया जाता है संज्ञा में। तो गुण, भाव, दशा, हलचल, ये चारों शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। तो इनका नाम आते ही या इनसे ये खुद शब्द आ जाए, गुण लिखाओ, भाव लिखाओ, दशा लिखाओ, हलचल लिखाओ, तो भाववाचक संज्ञा तो होगी होगी। और इनसे रिलेटेड की बात करें अपन, गुण की बात की थी हमने, भाव की बात की थी अभी, दशा की बात की थी, पूरा शरीर देख करके दशा का पता करना। भाव हमने चेहरे का भाव देखा था, गुण की बात की थी हमने, और ये एक्शन भी मैंने अभी यहां पे लिखा है। तो ये शब्द होंगे भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा के लिए एक अहम बात होती है कि ये हमेशा एक वचन में आती है। हमें पद परिचय में वचन भी बताना होता है, तो भाववाचक संज्ञा का वचन हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन होती है। तो इसमें ये याद रखने की बात है कि भाववाचक जहां कहीं भी आए वो सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। अब भाववाचक पहली संज्ञा कंप्लीट है। अब हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हम बात करेंगे, व्यक्ति, स्थान, दो के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति और स्थान को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें माह और दिन, अब इनमें भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष माह और विशेष दिन। अगर हम बात करें तो व्यक्ति शब्द लिखा है, तो ये व्यक्ति शब्द कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। विशेष व्यक्ति लिखा है, मतलब राम, श्याम, गीता, ये नाम लिखे हो तो व्यक्तिवाचक में आएगा। अन्यथा अगर व्यक्ति लिखा है तो वो जातिवाचक में होगा। स्थान की बात करें, स्थान शब्द खुद लिखा है तो जातिवाचक में है, और विशेष स्थान अगर आता है, एग्जाम्पल की बात करें, पर्वत लिखा है और हिमालय लिखा है, तो विशेष कौन सा होगा, हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। माह की बात करें, महीने की बात करें तो महीना शब्द जातिवाचक है, लेकिन विशेष महीने के नाम की बात की जाए, जनवरी लिखा है, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिन की बात करें तो दिन या दिवस है, ये आएगा जातिवाचक में। और विशेष की बात करें, क्योंकि विशेष शब्द पहले लगाया है सबके, तो सोमवार मंगलवार लिखा हो तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। अब बात करें हम जातिवाचक संज्ञा, तो नाम से स्पष्ट है, इसमें जाति, किसकी जाति, सभी व्यक्तियों की जाति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी और माह और दिन, ये सभी विशेष अगर नाम आता है व्यक्ति, स्थान, माह, दिन का, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। और जाति आती है, व्यक्ति है, वस्तु है, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। अब कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहती है छात्रों में, वो ये है कि वस्तु शब्द है, वस्तु के नाम की बात की जाए, जैसे अपन बात करें कुर्सी, और एक लिखा हो आराम कुर्सी, तो कुछ एक व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाले कुर्सी शब्द को जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं और आराम कुर्सी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वस्तु जो होती है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में ही आती है, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा वस्तु की नहीं होती है। इसके लिए अलग से एक संज्ञा होती है जिसकी बात की जाए तो उसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन, मिश्रित संज्ञा, जो कि आमतौर पर 12वीं क्लास तक कोई काम नहीं आती, ग्रेजुएशन में वो काम आती है। तो वस्तु है वो कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल नहीं होती। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, स्थान, माह और दिन। जातिवाचक में बात की जाए तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, माह और दिन। अगर विशेष का नाम है, एक मिनट, पशु पक्षी शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। जैसे अगर बात की जाए, हमने वस्तु की बात की थी, तो वस्तु जैसे व्यक्तिवाचक में नहीं आ सकती, वैसे ही पशु पक्षी ये भी इसमें नहीं आ सकते व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये हुई बात भाववाचक की, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें व्यक्ति ले लिया हमने, स्थान हो गया, महादिन हो गया, यहाँ पशु पक्षी भी आ गया है, तो यहां जो पदार्थवाचक संज्ञा है उसमें शामिल होती है वस्तु। अगर अब बात की जाए तो वस्तु शब्द है वो जातिवाचक में आ चुका है, वस्तु लिखा है, तो सवाल ये उठता है कि वस्तु से संबंधित कोई बात आती है तो हम उसको पदार्थवाचक संज्ञा में रखें या फिर जातिवाचक संज्ञा में रखा जाए। तो इसके लिए देखो, वस्तु से संबंधित बात यह है, जैसे हम बात करें जिससे कुछ बनाया जा सके,
अगर बात की जाए मिष्टान और एक लिखा हो चीनी। मिष्टान मिठाई होती है और एक चीनी है, दोनों ही वस्तुएं हैं। अगर इनकी पहचान की बात की जाए तो मिष्टान अपने आप में बना हुआ है, इससे कुछ बनाया नहीं जाएगा आगे, और चीनी है वो कुछ बनाने में काम आती है। उदाहरण और देखें, अगर शब्द लिखा है आभूषण और एक लिखा है सोना, दोनों ही ये वस्तुएं हैं, लेकिन एक है वो पदार्थवाचक संज्ञा है और दूसरी होगी जातिवाचक संज्ञा। आभूषण अपने आप में बना बनाया है और सोने से कुछ बनाया जाता है, तो जिससे कुछ बनाया जाता है वो पदार्थवाचक में होगा और जो अपने आप में पहले से बना हुआ वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा हमने अब तक जानी है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और एक लास्ट एक और है संज्ञा जिसकी बात करें अपन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इसमें दो शब्द हैं, एक व्यक्ति है और दूसरा है वस्तु, ये शामिल होंगे। अब बात फिर घूम के आती है कि व्यक्ति की चर्चा हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर ली, जातिवाचक में भी की है, और वस्तु की बात की जाए तो वस्तु को हमने जातिवाचक संज्ञा में भी ले लिया, उधर पदार्थवाचक संज्ञा में भी लिया है। तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि समान व्यक्तियों, यहां व्यक्ति एक नहीं होगा, व्यक्ति ज्यादा होंगे। समान व्यक्तियों का समूह है और यहां होगा समान वस्तुओं का समूह है। समूह होगा व्यक्तियों और वस्तुओं का, केवल दो का। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैटेगरी समान होनी चाहिए, वस्तु भी समान हो और व्यक्ति भी समान हो। जैसे बात करें हम, कक्षा शब्द है, ये कक्षा शब्द है वो समूह होता है। अब समूह होता किसका है? ये विद्यार्थियों का समूह होता है। तो ये व्यक्तियों का समूह है, यहां पर सभी विद्यार्थी हैं, इनका दर्जा समान है, तो समान व्यक्तियों का समूह है, तो इसको कहेंगे हम कक्षा, और कक्षा हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। एक शब्द होता है जूरी, या जूरी भी लिखा जाता है, ये है किससे बनता है। जैसे हम बात करें कक्षा किससे बनती है, विद्यार्थियों से, सभी इक्वल हैं। जूरी बनती है न्यायाधीशों से, तो सबका पद समान है, सभी न्यायाधीश हैं, इनमें चपरासी कोई एक भी नहीं है, इसलिए यहां ये शब्द जूरी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। एक शब्द है गुलदस्ता, गुलदस्ता किससे बनता है, फूलों से, तो सभी गुलदस्ते में शामिल जो हैं वो सारे फूल हैं, तो समान वस्तुएं हैं, समान वस्तुओं का समूह जो होता है वो होती है समूहवाचक संज्ञा। बात करें सेना, ये बनती है सैनिकों से, तो समान व्यक्तियों का ये भी समूह है, इसलिए इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ये पहचान हुई सभी संज्ञाओं की। बात करें दोबारा से, भाववाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक संज्ञा। हमने बात की थी पद परिचय में बिंदु होते हैं 4। एक बार उन चारों बिंदुओं की बात मैं फिर कर लेता हूं। पहला हमने नाम लिखा था भेद, दूसरा वचन, तीसरा लिंग और चौथा क्रिया से संबंध। तो भेद की हमने बात कर ली है। भेद हम पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानी जाएगी, गुण भाव दशा हलचल, ये जहां कहीं भी हो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, स्थान, माह और दिन का नाम आएगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी हमेशा एक वचन होती है, सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर एक वचन में भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में
जाति होगी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी माह और दिन की। पदार्थवाचक संज्ञा में केवल वस्तु को शामिल किया जाएगा, लेकिन वस्तु ऐसी हो कि जिससे कुछ बनाया जा सके, अपने आप पहले से बनी हुई है वो आएगी जातिवाचक संज्ञा में, और जिससे कुछ बनाया जाए वो होगी पदार्थवाचक संज्ञा में, मटेरियल नाउन में। अब बात करें हम समूहवाचक संज्ञा की, तो इसमें केवल दो शामिल हैं, व्यक्ति और वस्तु, और वो भी समान व्यक्तियों का समूह और समान वस्तुओं का समूह, वो होगी समूहवाचक संज्ञा। तो ये भेद की बात कंप्लीट है। अब बात करें हम वचन और लिंग की। किसी भी संज्ञा का वचन और लिंग निर्धारित करने के लिए एक आसान सा तरीका है, अगर उस पर गौर किया जाए तो कोई सा भी संज्ञा शब्द हो उसका वचन और लिंग आसानी से जांच हो सकता है। जैसे हम बात करें विदेशी सेना, भाग गई। अब सेना शब्द है वो रेखांक, तो हम पद परिचय की बात कर रहे हैं, तो पद परिचय करते समय सबसे पहला काम यही शुरू होता है कि हमें पहचान करनी है 9 पॉइंट्स में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक बात की थी हमने, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात हमने अभी सब प्रकार समझे थे। तो सेना शब्द आती है वो किस में आती है? समूहवाचक संज्ञा में आती है। तो भेद की बात करें हम, इसका पहला पॉइंट हम लिख देंगे समूहवाचक संज्ञा। पहला पॉइंट कंप्लीट है। अब हम बात करें वचन और लिंग की। किसी भी शब्द का वचन और लिंग जानने के लिए किसी संज्ञा शब्द का सीधा सा तरीका है इस शब्द को, यानी वाक्य में जहां भी संज्ञा शब्द लिखा है उसको वाक्य से बाहर लिखा जाए। वाक्य से बाहर लिख लिया और एक नया वाक्य हमें बनाना है, लेकिन वाक्य इस तरह का हो, अगर वाक्य ठीक नहीं बना तो वचन और लिंग की पहचान नहीं होगी, और वाक्य अगर सही सही बनता है तो आसानी से हम वचन और लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब वाक्य बनाने का नियम क्या है? वो ये है सेना आजाद हो गई। वाक्य इस तरह का हो कि जो भी क्रिया है, अगर ये हमने सेंटेंस बनाया, इसकी क्रिया देखेंगे हम, आजाद हो गई क्रिया है पूरी। अब इस क्रिया से पहले हमें कौन क्वेश्चन करना है? ध्यान देने की बात है, अगर इस तरीके का सेंटेंस हम नहीं बनाते हैं तो हम वचन और लिंग नहीं जान पाएंगे, और अगर बना लेते हैं तो फिर वचन और लिंग आसानी से जांच की जा सकती है। तो ये क्रिया है, क्रिया से पहले कौन क्वेश्चन किया जाएगा और कौन क्वेश्चन का आंसर जिसका आप वचन और लिंग जांच करना चाह रहे हो वो आना चाहिए। तो आजाद हो गई, कौन आजाद हो गई? सेना। हमारा उत्तर वही शब्द आ रहा है जिसका हम वचन और लिंग जानना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा सेंटेंस सही है। सेंटेंस सही है तो वचन और लिंग आसानी से चेक हो सकता है। हम क्रिया पर जाएंगे। हो गई, एक होता है गए और एक होता है गई, या यूं कहें कि हो गया होता है और हो गई। तो अपने पास गई लिखा है, एक गया वर्ड होता है, गया वर्ड है वो पुल्लिंग को शो करता है और गई है वो स्त्रीलिंग को शो करता है। तो सीधी सी बात हो गई, अपने पास गई लिखा है तो ये शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। अब बात करें वचन की हम, एक गई लिखा है और एक देखें आप गौर करें अनुस्वार हो रहा है गई। ये अनुस्वार बहुवचन को शो करता है और ये एक वचन को शो करता है। तो यहां अनुस्वार नहीं है, इसका मतलब ये होगा एक वचन। तो यहां ये शब्द हो गया एक वचन स्त्रीलिंग। कोई सा ही शब्द हो संज्ञा शब्द, उसका वचन और लिंग यदि हमें जांच करनी है तो सीधा सा तरीका है उस शब्द को वाक्य से बाहर लिखें और एक नया सेंटेंस इस तरह का बनाएं कि क्रिया से पहले कौन क्वेश्चन किया जाएगा और कौन क्वेश्चन करने के बाद आंसर वही शब्द आना चाहिए जिसका वचन और लिंग हमें पता करना है। यदि हम ऐसा करते हैं
कि हमारा वाक्य सही बन रहा है, कोई सा भी सेंटेंस ले लो तो फिर उसकी क्रिया को देख करके वचन और लिंग का अंदाजा क्या कंफर्म किया जा सकता है कि क्या वचन और लिंग इसका होगा। तो वचन और लिंग के बाद बात करें हम क्रिया से संबंध। वर्ब के साथ क्या रिलेशन है इस नाउन का जिसका हम पद परिचय दे रहे हैं, जिस संज्ञा का हम पद परिचय कर रहे हैं। एक वाक्य है, वह पहाड़ पर बैठा है। अगर इस वाक्य पर गौर किया जाए तो इसमें संज्ञा शब्द हमें छांटना है। तो संज्ञा शब्द छांटने के लिए हमें देखा था व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, माह, दिन, गुण, भाव, दशा, एक्शन, हलचल। इनमें से वह शब्द किसी को फॉलो नहीं करता है तो ये संज्ञा नहीं है। पहाड़ शब्द स्थान है, तो स्थान है तो ये संज्ञा होगी। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा में से कोई सा नहीं है। ये बैठा है, क्रिया है। तो संज्ञा शब्द की पहचान हमने की तो संज्ञा शब्द हमें मिला एक। और बात की जाए तो पहाड़ शब्द है वो विशेष पर्वत को नहीं शो करता है, पर्वतों की जाति को शो करता है, दिखाता है। तो ये पहाड़ होगी जातिवाचक संज्ञा। तो पद परिचय की बात करें, भेद। भेद में हमने लिखा पहला जातिवाचक संज्ञा। वचन की बात की जाए तो वचन पहचानने का तरीका मैंने अभी पहले बताया था कि इस शब्द को बाहर लिख लिया जाए, वचन लिंग हमें पता नहीं है। तो इस शब्द से हमें एक वाक्य बनाना है। वाक्य ऐसा हो कि क्रिया जो भी हो उस क्रिया से पहले कौन क्वेश्चन करने पर आंसर ये शब्द आना चाहिए। तो अपन बात करें, पहाड़ निर्जन हो गया। पहाड़ निर्जन हो गया तो क्रिया से पहले निर्जन कौन हो गया? पहाड़ हुआ है। कौन का आंसर अपने पास आ रहा है तो इसका मतलब वाक्य सही है। अब हम क्रिया पे जाएं, हो गया और हो गई। ये स्त्रीलिंग को शो करता है, ये पुल्लिंग को शो करता है। तो पुल्लिंग है अपने पास। अब हो गया लिखा है और एक हो गए भी होता है। तो गए बहुवचन के लिए आता है और गया आता है एक वचन के लिए। तो ये हो गया पुल्लिंग एक वचन। तो इसकी बात की जाए, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। हाँ, वाक्य पर आधारित है कि ये पहाड़ है वो बहुवचन भी आ सकता है। जैसे अपन बात करें, पहाड़ निर्जन हो गए तो कौन हो गए? पहाड़। यहां हो गए बहुवचन को शो करता है तो यहां पर पहाड़ एक वचन है, पुल्लिंग। अब बात करें क्रिया से संबंध की। तो यहां देखेंगे हम क्रिया। इस क्रिया से इस संज्ञा का, इस नाउन का रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन किस तरह से होता है उसको जानने के लिए एक शब्द है, देखो, कौन, किसने, क्या, किसको, कहां, कब। ये चार प्रश्न लिखे गए हैं। इन चारों प्रश्नों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कौन, किसने, क्या, किसको, कहां और कब। कौन किसने से पहले मैं लिखता हूं कर्ता, सब्जेक्ट। क्या किसको से पहले मैं लिखता हूं कर्म, ऑब्जेक्ट। और कहां से पहले मैं लिखता हूं स्थान। और कब से पहले मैं लिखता हूं समय। इन चारों पर गौर किया जाए तो हम क्रिया से संबंध आसानी से लिख सकते हैं।
क्रिया से संबंध लिखने के लिए सीधा सा तरीका है कि जो भी क्रिया है, क्रिया यहां पर थी बैठा है, तो हम उस क्रिया को लिख देंगे बैठा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे इसको, उद्धरण चिन्ह में, सिंगल में, इकहरा उद्धरण चिन्ह, बैठा है क्रिया का, खाली जगह छोड़ देंगे, जिसका परिचय हम दे रहे हैं वो लिखेंगे पहाड़ है। अब ये खाली जगह हमने छोड़ी है, यही क्रिया से संबंध को शो करता है। तो ये बताने के लिए जो क्रिया है उस क्रिया से पहले इन चारों में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, चारों में से कोई सा एक क्वेश्चन अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। यहां कौन किसने लिख दो, क्या किसको लिख दो, कहां लिख दो या कब लिख दो। आंसर हम जिसका परिचय दे रहे हैं वो शब्द आना चाहिए। तो अगर हम बात करें कहां बैठा है तो पहाड़ पर उत्तर आ रहा है। तो कहां का उत्तर आ रहा है, तो कहां के सामने मैंने क्या लिखा है, स्थान लिखा है, तो यहां पर लिखा जाएगा स्थान। ये होगा बैठा है क्रिया का स्थान पहाड़ है। अब जरूरी नहीं है कि ये पहाड़ शब्द हमेशा स्थान ही हो। अगर हम बात करें पहाड़ हरा भरा है, यहां अंडरलाइन है पहाड़, बाकी पॉइंट वही हैं, जातिवाचक संज्ञा होगा, एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वही क्वेश्चन है, क्रिया से पहले हरा भरा है। अब ये 4 क्वेश्चन है अपने पास, कौन किसने, क्या किसको, कहां कब, कोई सा भी क्वेश्चन अप्लाई करें उत्तर ये आना चाहिए। तो कौन हरा भरा है, पहाड़। तो कौन किसको शो करता है, सब्जेक्ट को शो करता है, कर्ता को शो करता है, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा हरा भरा है क्रिया का कर्ता पहाड़ है। तो हमें इन क्वेश्चंस को देख करके पता लगाना है कि कौन सा संबंध यहां पर होगा। थोड़ा विशेष बात इसमें एक है, उस पर गौर किया जाए। चिड़िया उड़ गई, ये शब्द क्रिया है, ये शब्द संज्ञा है, नाउन है। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा था अभी। अगर इसका पद परिचय दिया जाए तो पशु पक्षी है वो व्यक्तिवाचक में नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा। अब चिड़िया उड़ गई एक वचन है, चेक भी हम कर सकते हैं, सेंटेंस सही है। कौन उड़ गई, चिड़िया, आंसर आ रहा है। और उड़ गई स्त्रीलिंग है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्वेश्चन किससे करें, 4 क्वेश्चन अपने पास। कौन उड़ गई, चिड़िया, आंसर आ रहा है। और क्या उड़ गई, चिड़िया। तो सवाल ये उठता है, हम यहां लिखेंगे उड़ गई, क्रिया तो हमें लिखनी है, क्रिया का। अब यहां खाली जगह है, चिड़िया है। तो इस खाली जगह में 2 ऑप्शन अपने पास आने लग गए हैं, एक तो कौन का आंसर है और एक क्या का आंसर भी आ रहा है। तो कौन के आंसर में कर्ता बनता है और क्या के आंसर में कर्म ऑब्जेक्ट बनता है। तो लिखा क्या जाए, जब ऐसी स्थिति हो कि क्या और कौन दोनों का आंसर यदि एक ही शब्द आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या को कैंसिल किया जाएगा और कौन मान्य होगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कर्ता मान्य होगा। तो यहां पर इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। नम्रता मानव का आभूषण है, यहां विचार करने वाली बात है। नम्रता, मानव और आभूषण 3 संज्ञा है।
तो हम बात करेंगे इस नम्रता की। ये भाववाचक संज्ञा है और एक वचन हमेशा एक वचन होती है, और लिंग कौन सा होगा इसका? स्त्रीलिंग। आभूषण जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। लेकिन यहां विचार ये किया जाए चौथे पॉइंट में, अगर हम लिखें तो है क्रिया का, क्या है? आभूषण, और कौन है? नम्रता। तो इसका बनेगा सब्जेक्ट, और ये बनता है कर्म। क्या का आंसर आ रहा है कि नम्रता क्या है? आभूषण है। कर्म बनता है, लेकिन ये कर्म नहीं होगा। ध्यान रखने की बात ये है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, पूरक होंगे, क्योंकि नम्रता के लिए ही आभूषण आया है। एक एग्जाम्पल और देखें, राकेश डॉक्टर बन गया, क्रिया बन गया। डॉक्टर का पद परिचय देना हो, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। फोर्थ पॉइंट में क्या बन गया? डॉक्टर। कर्म आता है, यहां ये कर्ता आता है। कौन बन गया? राकेश। लेकिन देखा ये जाए तो राकेश और डॉक्टर दोनों एक ही आदमी हैं, तो यहां लिखा जाएगा पूरक कॉम्प्लीमेंट। तो हमने आज संज्ञा के पद परिचय के बारे में कुछ बातें जानी हैं। आगे की क्लास में हम दूसरा बिंदु सर्वनाम पढ़ेंगे और संज्ञा की भी कुछ और बातों पर चर्चा की जाएगी।